Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about Ramachandran plot for protein specific bond rotational. ठीक है, तो कुछ प्रोटीन में दो टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, तो उनका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है किस जगह परमिटेड है, किस जगह वहाँ पे स्टेरिकल प्लेस आ रहा है, तो उस चीज़ का हम डिस्कशन करने वाले हैं रामचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में दो अमीनो एसिड्स के बीच में रिएक्शंस के द्वारा वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ये पूरी प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये हमारा एक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड कैसे बना होता है? किरैल कार्बन है जिसके चारों संयोजकताओं पे आपके अलग अलग ग्रुप अटैच हैं। एक पे हाइड्रोजन है, एक पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक पे अमीनो है, एक पे आपके एल्किल ग्रुप अटैच है। ये एक आपका अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप्स के साथ में रिएक्शन करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा। ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें आपकी डेल्टा जी कितना होता है? पॉजिटिव होता है, लमसम पॉजिटिव के आसपास एनर्जी होती है, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली इट इज शोइंग दैट इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस मीन फॉर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इट विल बी नीडिंग ए हीट, इट विल बी नीडिंग एनर्जी। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपका बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें आपकी पेप्टाइड बॉन्ड में ये आपका मेन संकेतक ग्रुप होता है CONH। अब आपको पता होना चाहिए सी अल्फा क्या होती है और सी बीटा, यानी कि कार्बन अल्फा और बीटा क्या होते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप से जो पहला वाला कार्बन अटैच होता है उससे बोलते हैं सी अल्फा, और मेन फंक्शनल ग्रुप से सेकंड वाला जो कार्बन अटैच होता है उसे बोलते हैं सी बीटा। तो यहाँ पे दूसरा कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे सी अल्फा ही है, ठीक है। जैसे ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है जिसमें आपके ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो इससे मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले कार्बन ये है, तो इसे बोलेंगे सी अल्फा, ठीक है। तो सी अल्फा का हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका एक पेप्टाइड ग्रुप है, डाइपेप्टाइड है, जिसमें आपके दो अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच है। सी अल्फा मैं बता चुका हूँ, मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन सी अल्फा कहलाता है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस करेंगे, और आपका जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसमें आपके पार्शियली डबल करैक्टर आ जाएंगे। पहले जो कार्बन और नाइट्रोजन की नॉर्मल पेप्टाइड था, सिंगल पेप्टाइड था, उसमें इसकी बॉन्ड लेंथ थी 1.45 एंगस्ट्रॉम, लेकिन डबल बॉन्ड के करेक्टर्स आने से इसकी जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी 1.33, यानी कि बॉन्ड लेंथ में कमी इज शोइंग दैट इट इज़ हैविंग पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। अब सिंगल बॉन्ड में वो जो रोटेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है, जबकि डबल बॉन्ड अगर करेक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे, तो जो स्टेरिकल क्लेश की वजह से आपका रोटेशनल है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सिस और ट्रांस की बात करें यहाँ पे, तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है जो पेप्टाइड बॉन्ड के अराउंड हो रहा है, जिसे आप बोल रहे हो ओमेगा बोल सकते हैं उसे, उसकी वैल्यू होती है ट्रांस के लिए 180 डिग्री, जबकि सिस के लिए होती है 0 डिग्री। तो इसीलिए इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ज़्यादा बनता है, ना कि सिस फॉर्म बहुत कम बनेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है जबकि ट्रांसफॉर्म स्टेबल है। अब देखिए ये आपका मेन पेप्टाइड बैकबोन है, और जबकि इससे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उन्हें बोलते हैं अमीनो एसिड्स रेजिड्यू, अवशेषी अमीनो एसिड्स के अवशेषी फंक्शनल ग्रुप। तो जितने ज़्यादा रेजिड्यूज होंगे किसी में, वो उतना ही उसमें एंगल ऑफ रोटेशन है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि उसमें प्रतिबंधित घूर्णन होगा। अब सिस फॉर्म में इसमें आपके जो रेजिड्यूज हैं वो पास में है, इसीलिए इसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि इसमें दूर है सी अल्फा और सी अल्फा ये अलग अलग विमाओं में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म स्टेबल होता है, इसीलिए ये ज़्यादा बनता है। अब हम बात करें
दो बॉन्ड होंगे जिनके अराउंड आपको रोटेशन देखने को मिलेगा। एक होता है सी अल्फा और एन बॉन्ड के अराउंड आपको रोटेशन मिलेगा, और एक दूसरा होता है सी अल्फा और सी के अराउंड आपको रोटेशन मिलेगा। तो सी अल्फा और एन के बीच में जो रोटेशन मिलता है उसे क्या बोलते हैं आप, पाई, और सी अल्फा और सी के बीच में जो मिलता है उसे बोलते हैं साई। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कार्बन और कार्बन के बीच में होता है, उसकी कार्बन ऐसे लिखी एक और उसकी जस्ट अपोजिट कार्बन ये, और उनके बीच में एक डंडा खींचने में आपको कौन सा ये वाला मिल जाएगा बॉन्ड एंगल, साई बॉन्ड एंगल कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एक छोटी सी ट्रिक है इसे याद करने की, ठीक है। में दो के अराउंड आपको रोटेशन देखने को मिल सकता है, पाई रोटेशन और साई रोटेशन। अब इनका जो रोटेशन होता है वो आपके -180 डिग्री से +180 डिग्री तक हो सकता है। अब जो रामचंद्रन प्लॉट जो क्रिएट किया गया था साइंटिस्ट रामचंद्रन के द्वारा, उन्होंने सबसे पहले 2D पेज पे इनके रोटेशनल एंगल के बारे में बताया कि कौन कौन से स्पेसिफिक एंगल पे ये परमिटेड है, कौन कौन से पे स्टेरिकल क्लेस आ रहा है, कौन कौन से पे बिल्कुल भी वहाँ पे रोटेशनल नहीं हो रहा है। इसीलिए इसे रामचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। किस किस के बीच में ये प्लॉट क्रिएट होता है, आपके ये आपके साई और आपके फाई, इन दोनों के बीच में क्रिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड एंगल है, यानी कि ये है सी अल्फा और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में, और ये आपकी क्या है साई, यानी कि ये सी अल्फा और सी के बीच में बॉन्ड रोटेशनल एंगल है। तो इनके बीच में कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया पे रोटेशनल देखने को मिलेगा, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो हम बताएंगे अभी। तो जो वाइट रीजन होता है, ये वाला वाइट रीजन, इस पे बिल्कुल भी आपको रोटेशनल नहीं मिलेगा, ये स्टेरिकली रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ये डिसअलाउड रीजन है। वाइट रीजन कैसा है आपका, डिसअलाउड रीजन, यहाँ पे किसी भी टाइप का रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जो ब्लैक रीजन आया, ये वाला ब्लैक रीजन, ये वाला ब्लैक रीजन, ये अलाउड रीजन है, जिसे आप बोलते हो लो एनर्जी रीजन। यहाँ पे आपको मोस्टली रोटेशनल देखने को मिलेगा, ये इसे बोलते हैं परमिटेड रीजन। यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वाले वाइट और ग्रेस जो रीजन है, इसमें आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जबकि थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशनल अवेलेबल भी होगा। यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं आपके रेजिड्यूज के, जितने भी आपके चेन में जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके रोटेशनल करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो, ये बीटा राइट हैंडेड है और अल्फा राइट हैंडेड हेलिक्स है, जबकि ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो हम वापस से देखते हैं, हमने यहाँ पे फाई और साई जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनके बीच में 2D पेपर पे उनके जो परमिटेड रीजन है, नॉन परमिटेड रीजन है, उनका एक बॉन्ड एंगल्स हमने क्रिएट किए हैं, जिनके बॉन्ड एंगल हो सकते हैं -180 से +180 तक। तो यहाँ पे जो वाइट रीजन है ये टोटली डिसअलाउड रीजन है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिकल क्लेश होगा। जबकि जो ब्लैक रीजन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये अलाउड रीजन है, जिसे आप लो एनर्जी रीजन भी बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेरिकल क्लेश नहीं मिलेगा। जबकि थोड़ा सा ये वाला रीजन है हल्का सा वाइट और ग्रेस, इस वाले रीजन को आप मिक्स्ड रीजन बोल सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्टेरिकल क्लेश मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रोटेशनल देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एटम्स हैं, रेजिड्यूज जो एटम्स हैं पेप्टाइड चेन्स के, वो थोड़ा सी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं। अब ये वाला जो हमारा सिमिलर प्लॉट है, ये एक ऐसे पेप्टाइड के लिए एप्लीकेबल है जिसमें आपके ट्राईपेप्टाइड्स के लिए बेसिकली, और जिसमें आपके 3 रेजिड्यू हैं वो एलिनिन तक हो सकते हैं, यानी कि ऐसी पेप्टाइड चेन जिसमें आपके 3 अमीनो एसिड्स हैं रेजिड्यू के रूप में एलिनिन हो सकते हैं, और ये और उनसे भी बड़ी चेन के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, जिसमें सी बीटा है वो अनब्रांच्ड होनी चाहिए।
अगर ये सी बीटा ब्रांच्ड हो जाएगी तो उसमें जो आपका अलाउड रीजन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, एलेनिन से भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेजिड्यूस या फिर पेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड से मोर पेप्टाइड चेन्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जैसे जैसे रेजिड्यूस जोड़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो अलाउड रीजन है वो कम होता जाएगा और जो स्टेरिकल क्लेस है वो बढ़ता जाएगा। दैट और इस रामचंद्रन प्लॉट जो रामचंद्रन ने बताया था, it is basically showing us the spherical clays about the permitted region, non-permitted region. So I hope guys you will get it. If you have any problem, you can comment down below.